देखिए, अपन ने इसके पहले नेपोलियन को पढ़ लिया था। अगर आपने नेपोलियन को पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा कि नेपोलियन से पहले क्या हुई थी फ्रांस में क्रांति। क्रांति ने वहां लोकतंत्र की स्थापना करी। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, नेपोलियन। वो सैन्य अधिकारी था। उसने क्या करा था, दो देशों में बहुत अच्छे अभियान करे थे, जिसमें से एक देश का नाम क्या था, इटली। दूसरे देश का नाम क्या था, मिस्र। वहां पे अच्छे अभियान करा तो लोगों के लिए क्या बन गया, नायक। अगर भारत का कोई सैन्य कमांडर पाकिस्तान को हरा देगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वो जब आएगा तो तुम लोग फूल बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? पैरों में गिर जाओगे ना कि हमारे तो यार जो भी हो आप ही हो। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, अपन आज भी सम्मान करते हैं। मूवी बनी है उनके ऊपर, राइट। ऐसे व्यक्ति का अगर सम्मान होगा तो सोचो, जहां पर क्रांति चल रही है, जिस देश के टुकड़े होने वाले हैं, जिस देश के खिलाफ कई सारे देश लड़ रहे हैं, जब उस देश में कोई सैन्य कमांडर उस क्षेत्र को जिताएगा, उसका कितना सम्मान होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसे में उस सैन्य अधिकारी का नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। वो आएगा, जब फ्रांस में आएगा तो आकर धीरे धीरे वहां की सत्ता में परिवर्तन लेके आएगा। पहले बोलेगा कि मैं काउंसिल बन रहा हूं, 3 काउंसिल में से एक, मतलब एक आप और एक मैं, हम 3 क्या बन गए, जैसे आप तीनों क्या बन गए, काउंसिल बन गए, कि अपन तीनों मिलकर शासन करेंगे। फिर नेपोलियन ने बोला कि नहीं, मैं काउंसिल में भी कौन हूं, प्रथम काउंसिल हूं। कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए। फिर उसने बोला कि 10 साल 20 साल छोड़ो, मैं जिंदगी भर के लिए प्रथम काउंसिल हूं। और 1804 में उसने खुद को क्या घोषित कर दिया कि मैं कौन हूं, मैं सम्राट हूं। कहां का? फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। ये तो वो राइमिंग बन गई ना, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद में क्या होगा? आसपास की जितनी शक्तियां हैं, बेटा वो सब लड़ क्यों रहे हैं इनसे? क्योंकि ये क्या बनना चाहते हैं, लोकतांत्रिक देश। और आसपास की शक्तियां क्या है, राजतांत्रिक देश है। जब वो लोग इनसे लड़ेंगे और इनके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे तो नेपोलियन लगातार क्या होगा, विजय प्राप्त करता जाएगा। पर उसने कुछ गलतियां कर दी। एक तो उसका रूस का अभियान अपन लोगों ने देखा था। रूस में वो अंदर तक घुस गया, और आप लोग रूस को जानते हो, वहां की सर्दी। रूस में इंसान घुस तो सकता है पर निकल नहीं पाता। तो रूसी लोगों ने क्या करा था, उस जगह को खाली कर दिया। नेपोलियन की सेना अंदर घुसती गई। घुसने के बाद उनको खाने पीने के लिए कुछ मिला क्या? नहीं मिला। बाहर आई भूखे मरते हुए, तब बाकी जो रूसी सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया। नेपोलियन की बड़ी हार हुई। फिर मैंने एक और बताया, स्पेन का फोड़ा। स्पेन अपने पड़ोसी देश पुर्तगाल से युद्ध लड़ रहा था। पुर्तगाल के खिलाफ स्पेन ने नेपोलियन से हेल्प मांगी। नेपोलियन ने हेल्प कर दी, और इन दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया, पुर्तगाल को हरा दिया। पर नेपोलियन ने फिर बोला कि यार एक काम करता हूं ना, पुर्तगाल भी कमजोर है, इसको अपन ने हरा दिया, अपन किस पे, जो स्पेन है उस पर भी कब्जा कर लूं। मतलब मैं समझाता हूं, मानो कि तुम 3 दोस्त हो, तुम तीनों दोस्त हो, तेरी इस पास वाले से झगड़ा हो गया, क्या नाम है इसका, अर्जुन। आपका क्या नाम है? हाँ, प्रहलाद। इसने क्या, अर्जुन और प्रहलाद के बीच में हो गया झगड़ा। प्रहलाद ने, आपका क्या नाम है, संजय को बुलाया कि मैं अकेला तो हरा नहीं सकता अर्जुन को। तो प्रहलाद और संजय दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया, अर्जुन को। दोनों खुश। अब जो संजय आया है वो बोल रहा है कि प्रहलाद भी तो कमजोर हो गया लड़ लड़ के, तो एक काम कर लेता हूं, 2 झापट इसके मार देता हूं, लगे हाथ तो इसकी जगह पे भी कब्जा कर लूंगा। वही समझा था नेपोलियन ने, और स्पेन पे भी हमला कर दिया। स्पेन के लोग राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार युद्ध पद्धति को स्टार्ट करा, जिसको क्या बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। लगातार वो लड़ते रहे, विरोध करते रहे। इस विरोध का परिणाम क्या निकला, नेपोलियन उसमें खपता गया, और खप खप के आखिर में क्या हो गया, खत्म हो गया। एक युद्ध होगा वाटरलू का युद्ध। उसके पहले राष्ट्रों का युद्ध हुआ, सब राष्ट्रों ने मिलकर उस पर आक्रमण करा, उसको हराया। फिर आखिरी युद्ध होगा वाटरलू का युद्ध। उसके बाद में वो क्या होगा, हार जाएगा, और हारने के बाद में हेलेना द्वीप पे उसको कैद करके रखेंगे, वहां उसकी मृत्यु हो गई। पर नेपोलियन ने मरने से पहले पूरे यूरोप, ये नजर आ रही है जगह आपको, यूरोप, इसका नक्शा बदल के रख दिया। कभी फ्रांस अगर इतना बड़ा होता था तो नेपोलियन ने अपने पास में जो इतना बड़ा जर्मनी था उस पर कब्जा कर लिया।
इटली पे कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे जो डेनमार्क फिनलैंड है इस क्षेत्र में उन पे कब्जा कर लिया, यहाँ स्पेन पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया। ये क्या है? फ्रांस। यहाँ कुछ कुछ पोलैंड और रूस के हिस्से पे कब्जा कर लिया। इतना बड़ा हो गया है ये देश फ्रांस। किसके राज में? नेपोलियन के राज में। इसने 80 युद्ध लड़े थे। कितने? 80 में से ज्यादातर जीता था ये व्यक्ति, ज्यादातर। सोचो 80 युद्ध, 80 में से। एक मिनट पोज करना, कुछ काम है क्या? पोज करना बंद मत करना। समझने की कोशिश करो। तुम अपने घर के पड़ोस में अपना दुश्मन देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। मान लो ये तुम्हारी गली है, ये तुम्हारी गली है जहां पे तुम रहते हो। ये घर बने हुए हैं, ये बहुत सारे घर हैं, इसके सामने की तरफ भी घर हैं, ये घर बने हुए। अब मान लो कि यहां पे रहता है एक तगड़ा आदमी जो लड़ाई झगड़े करता रहता है, सबसे मारपीट दिखाने, गाली गलौज। अब तुमने क्या करा? उसको पकड़ के पीट दिया बहुत बुरा। सब गली के लोग इकट्ठे हुए, उन सबने मिलके इसको मारा, अच्छा खासा पीट दिया। पर बस पीट के छोड़ दोगे क्या? फिर वापस नहीं करेगा क्या वो तमाशे? करेगा ना। उसके लिए क्या करोगे? ये सम्मेलन बुलाओगे, वियना कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग तय है आपके आएगी वियना कांग्रेस क्या है। जो बदलाव पूछेगी वियना कांग्रेस क्या है, तो जो बदलाव नेपोलियन ने अपने शासन में करे थे उसको पुनः वापस बदलने के लिए इस कांग्रेस को लाया गया। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? राहुल गांधी की पार्टी वाली कांग्रेस नहीं। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का संगठन या मिलन। कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है? लोगों का मिलन या संगठन। तो यहां पे क्या होगा? कुछ लोग आके मिलेंगे, इसलिए इसका नाम कांग्रेस है। इसका उस कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत लिख देना कि राहुल गांधी जी आए थे, गलत हो जाएगा बेटा। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोनिया गांधी जी वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, वो अंतर समझ रहे हो? मेरे समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा? हल्का हल्का धीरे धीरे आएगा, रेगुलर पढ़ोगे तो आएगा। यहां तक बात है समझ में। आगे बढ़े। पड़ोसी अगर खूंखार हो तो अब क्या करना पड़ेगा? ये कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इसके पहले इसके बारे में लिखोगे ना, तो इसकी विशेषताएं तो लिखोगे। तो विश्व में इसके पहले इतना बड़ा सम्मेलन कभी नहीं हुआ था, इसलिए आपका आएगा वियना कांग्रेस। 101% आएगा प्रश्न। अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो शांति बहाल करना। क्या है? शांति भैया, शांति चाहिए ना। 80 युद्ध लड़े थे ना नेपोलियन ने, वापस चाहते हो क्या उतने युद्ध? नहीं चाहते ना, तो शांति चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इतने देशों को नुकसान भी तो पहुंचाया है इसने। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये क्या है? तो रूस के पास में पोलैंड, ये इटली, ये क्या है? तो ये रहेगा स्पेन और नीदरलैंड या हॉलैंड जो बोलते हो। ऐसे कई सारे देश हैं जिसपे अभी क्या कर लिया इन्होंने? कब्जा कर लिया है। तो बेटा उस कब्जे को खत्म करवाना पड़ेगा। तो एक और चीज है, नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है कि जिन देशों से छीना था उनको वापस देना है। वेधता का मतलब क्या है यहां पे? तो जो जिसका हक था उसको हक वापस देना। इटली पे क्या करा? फ्रांस ने कब्जा कर लिया, इटली को वापस पहुंचाना पड़ेगी, उसकी चीज देनी पड़ेगी। तेरे घर पे कब्जा करा था ना इस बदमाश ने, वो जो बनाया था अपन ने, तो वापस तेरे को तेरा घर तो देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? वेधता, जिसका वेद अधिकार हो। और अगली है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब समझते हो? अरे तुमको नुकसान हुआ ना युद्ध में,
तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। अरे अपने बीच में लड़ाई हुई थी तो मैंने तेरा घर तोड़ दिया था, तो वेधता में मैंने तेरे को तेरा घर तो दे दिया, पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? यहां पे कौन करेगा? कौन करना चाहिए? यहां पे सारी धमाले किसने करी है? कौन से देश ने करी है? नेपोलियन किस देश का है? कहाँ का है? बोलो बेटा, कहाँ का है? फ्रांस खाने की चीज तो नहीं? फ्रांस क्या होता है? फ्रांस देश है ना। वेरी गुड। सारी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? फ्रांस करेगा। तो ये दो चीजें समझ में आई, उद्देश्य समझ में आया, वेधता समझ में आई। अब क्या हो रहा है, ये लोग फिर से क्या चाहते हैं कि इसके आसपास के जो राज्य हैं जहां पे नेपोलियन ने कब्जा करा वहां पे वापस क्या जाए, तो राजतंत्र की स्थापना करना, राजतंत्र की स्थापना, वापस राजतंत्र रहे। अच्छा, ये वियना कहां पे है? ये वियना कहां पे है? तो ये राजधानी है कहां की? ऑस्ट्रिया की। यहां पे एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्त, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो जिसके साथ क्रिकेट खेलते हैं अपन वो है, पर यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। दोनों में अंतर है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था एक, उसकी बात कर रहा हूं। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी है वियना की राजधानी। तो बेटा बता पाओगे ना जब उसके बारे में लिखोगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विजित देशों का सम्मेलन बुलाया गया और उसका उद्देश्य क्या था? तो शांति बहाल करना। वेधता मतलब नेपोलियन के युग में उसने जिन भी देशों पे कब्जा करा था उसको पुनः उन देशों को लौटाना। क्षतिपूर्ति मतलब जिन देशों को नुकसान हुआ उनको वापस से उनकी क्षतिपूर्ति करना, नेपोलियन फ्रांस से लेके। फिर चौथा पॉइंट, फ्रांस को कमजोर करना, को कमजोर करना। अरे भैया फ्रांस को कमजोर तो करना पड़ेगा, फिर से मुंह उठा लिया तो फिर झगड़े करेगा तो करना पड़ेगा ना। तो फ्रांस को कमजोर करना ताकि फिर से झगड़े ना करे। फ्रांस को कमजोर करने के लिए क्या करोगे? तो आसपास के देशों को ताकतवर बनाना। फ्रांस के पड़ोसियों को ताकतवर बनाना। बात आ रही है समझ में? फ्रांस, नेपोलियन क्या होता है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो बेटा मैं चाह के भी नहीं समझा सकता। रूस ने फ्रांस पे कब्जा नहीं करा, रूस ने हराया था फ्रांस को। इन सब देशों ने राष्ट्रों का युद्ध लड़ा था। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पहले इसने क्या करा था, तो इसने कई सारे देशों का एक संघ बना लिया था जिसमें इसके अलग अलग परिवार के लोग शासन कर रहे थे। मैंने आप लोग ध्यान से उसको देखोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये क्या करता है कि अपने परिवार वालों को अलग अलग देश बांट देता है। जब आखिरी में हारने पाता है तो वो परिवार वाले इसका साथ नहीं देते हैं, ये मैंने पढ़ा है। अब जिन लोगों ने, इसके परिवार वालों ने साथ इसका नहीं दिया है नेपोलियन का, क्या उन लोगों की मान्यता को स्वीकार कर लेंगे क्या देश? नहीं करेंगे ना, है तो उसके परिवार के ही, उनसे तो छीनेंगे ना। ये वही छीनने का काम चल रहा है बेटा। नेपोलियन को हराया है, उसके परिवार को नहीं हराया। अभी उसके परिवार के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इटली पे भी उनका शासक ने, उन्होंने जर्मनी को खत्म कर दिया है। मैंने बताया जर्मनी में कई सारे राज्य थे, उन राज्यों को खत्म कर दिया, पोप की सत्ता को खत्म कर दिया। तो उसको वापस स्थापित तो करना पड़ेगा, उसके लिए ये वाला काम हो रहे हैं। अब आ रही है बात समझ में? उसके लिए ये आसपास के राज्यों को क्या ताकतवर बनाना। तो इन लोगों ने क्या करा है, जब आसपास के राज्यों को ताकतवर बनाया ना तो उस चीज में कुछ समस्याएं पैदा करी। जैसे आप समस्याओं में लिखोगे ना कि दुष्परिणाम क्या हुए इसके, इसकी नेगेटिव चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, तो वो ऐसे लिखना कि जैसे ये ऑस्ट्रिया है ना, इसको इटली का पार्ट दे दिया।
ऑस्ट्रिया को किसका पार्ट दे दिया? इटली का पार्ट दे दिया। अब इटली के लोग खुश होंगे क्या? होंगे क्या? तो दुष्परिणाम में लिखना ऑस्ट्रिया पे किसका, इटली पे, इटली पर ऑस्ट्रिया का अधिकार। इनका क्या था कि इसके पड़ोसियों को ताकतवर बनाओ। पहले ऑस्ट्रिया छोटा था, कमजोर था, इसको और इटली का भाग दे दिया तो क्या इनको क्या लगा कि और ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और क्या सोचा इन्होंने सोचा कि पोलैंड है ना, पोलैंड, यहां रशिया है, यहां पे रूस, इस पोलैंड को अलग अलग देशों में बांट दो। ऑस्ट्रिया के पास में एक और देश है, प्रशा, रुक जाओ, यहां पे नहीं है प्रशा, यहां हंगरी है। कुछ पार्ट हंगरी को दे दो, कुछ पार्ट रूस को दे दो, और एक पार्ट इसको अकेला छोड़ दो। पोलैंड के लोग कभी इस चीज को लेके खुश होंगे क्या? अरे भारत के अगर कोई टुकड़े करे तो अपन सहन कर सकते हैं क्या? क्या आधे भारत के लोग उस देश में रहें, आधे भारत के लोग इस देश में रहें, और एक भारत छोटा सा टुकड़ा रह जाए, सहन करेंगे क्या? तो पोलैंड के लोग दुखी हैं कि नहीं बेटा? यहां आप लिखना, पोलैंड को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। का बंटवारा, पोलैंड का बंटवारा कर दिया, एक रूस को दे दिया, एक पोलैंड छोटा सा राज्य बना के रख दिया। जबकि पोलैंड प्राचीन काल से एक देश था जहां पे पोलिश लोग रहते थे, पोलैंड जाति के लोग रहते थे। और वो देश तरीका रहा क्या? टुकड़े कर दिए ना आपने। वहां के लोग कभी सहन करेंगे क्या उस चीज को? खुश होंगे क्या? दुखी रहते हैं वो लोग। यहां एक देश है बेल्जियम, ये क्या है? बेल्जियम है। यहां पे एक देश है डच, डेनमार्क, डेनमार्क नहीं है, ये हॉलैंड है। ये बेल्जियम का क्षेत्र है ना, ये किसको दे दिया? हॉलैंड को। मतलब आसपास ताकतवर देश बनाने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो देश किसी भी जाति का हो दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, बिना जाने बिना पूछे। और देखिए और किस पे किसका कब्जा हो रहा है? नॉर्वे पर स्वीडन का कब्जा। यहां नॉर्वे कहीं है, यहां पे नॉर्वे, इसके ऊपर स्वीडन है, तो नॉर्वे पर स्वीडन का कब्जा, नॉर्वे पर स्वीडन का कब्जा। चीजें समझ में आ रही है? इसके पड़ोसियों को ताकतवर बनाने के चक्कर में ना तो ये जातियां देख रहे हैं कि किस जाति के लोग हैं, किस नस्ल के लोग हैं, किस भाषा के लोग हैं, साथ में रह पाएंगे क्या? ये साथ में रह पाएंगे कभी? और इनका आपस में लेना देना ही नहीं भाई, दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो जब इसे बांटोगे तो इनमें विरोध की भावना पनपेगी। ये सब इसके दुष्परिणाम हैं, बुरी चीजें हैं जो आप अलग से लिखोगे। एक और चीज, इसमें क्या हुआ? क्रांति का विरोध हुआ, क्रांति का विरोध। इसका जो हेड था, जिसकी अध्यक्षता में पूरी वियना कांग्रेस हुई है, उसका नाम क्या था? मेटरनिक। क्या है? मेटरनिक। मेटरनिक का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखना, मेटरनिक। मेटरनिक ने एक बार बोला था, क्रांति के बारे में बोला था कि क्रांति क्या है? क्रांति एक रोग है। क्या है? रोग है। रोग मतलब तो समझते हो गए, बीमारी। क्रांति क्या है? एक बीमारी है जिसका उपचार होना चाहिए। यह एक ज्वालामुखी है जिसको बुझाना आवश्यक है। किसको बोला है? क्रांति को। अरे बेटा क्रांति हुई थी ना फ्रांस में, अपन ने पढ़ी थी जो क्रांति, उसका विरोध कर रहा है। ये बोल रहा है कि राजशाही व्यवस्था ही होनी चाहिए। यहां तक लिख लिया। इसका 7वां पॉइंट लिखना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना।
पुरातन व्यवस्था मतलब समझते हो, पुरानी व्यवस्थाएं। क्रांति में क्या होता है, लोकतंत्र आता है। पुरानी व्यवस्थाओं में क्या रहता है, वही राजा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा। तो ये जो मेटरनिक है वो यही चाहता था कि राजा का बेटा राजा ही बने। और ये जो वियना कांग्रेस हुई किसकी अध्यक्षता में हुई, मेटरनिक के। तो मेटरनिक जो बोलेगा मानना पड़ेगा ना। उन्होंने वापस पुरातन व्यवस्था की स्थापना करी, राजतंत्र का समर्थन करा, क्रांति का क्या करा, विरोध करा। मेटरनिक कहता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसको ज्यादा छेड़े ना करे जाए। अब यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, इंपोर्टेंट नेता हैं, एक बार देख लो उनको। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, रूस को, क्योंकि रूस ने हराया था। रूस को यूरोप का मुक्तिदाता कहा गया। यार असलियत में मुक्तिदाता कौन है यूरोप का, रूस है। रूस का बड़ा सम्मान बढ़ा। रूस का आसपास के क्षेत्र है वो किसको दे दिए गए, रूस को दे दिए गए। अब यहाँ पे कुछ नेता हैं, उनके नाम देख लेना। जैसे प्रशा का हार्डेनबर्ग आया था इस बैठक में, प्रशा का हार्डेनबर्ग। ऑस्ट्रिया का कौन आया था, बता ही दिया मैंने, कौन आया था, मेटरनिक। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेटरनिक को पढ़ेंगे और एक दो और को पढ़ेंगे। रूस से आया था जार एलेक्जेंडर, जार एलेक्जेंडर। और इंग्लैंड से केसर रे, इंग्लैंड से केसर रे। अच्छा, ये जो हुआ ना, पूरी पूरी बैठक हुई ना, इसमें न्यायश्री का कुछ नहीं मिला। बस फ्रांस को दोषी ठहरा दिया। जो लोग जीते थे, जो देश, उन्होंने आपस में जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको क्या करा, बांट लिया अपने स्वार्थ के लिए। समझ में आ गया, वियना कांग्रेस समझ में आई। कुल मिला के कितना है, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके बाद में कौन आया, नेपोलियन आया। उसने पूरे देश पे कब्जा करा, उसने आसपास के देशों को जीत लिया। जब नेपोलियन हारेगा तो उस आसपास के देशों को वापस उनको लौटाना पड़ेगा। उस लौटाने के लिए सब लोगों को बैठना पड़ेगा। उस बैठने को क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस। कब हुई, 1815। उसके क्या क्या परिणाम निकले, तो ये परिणाम निकले। किन किन देशों को कैसे कैसे बांटा, तो ऐसे ऐसे बांटा। असलियत में क्या है, न्याय के लिए था क्या, शांति के लिए तो नहीं था। शांति के लिए होता बेटा तो एक देश जिसका दूसरी जाति से कोई लेना देना नहीं है उस पर कब्जा क्यों देते। ऑस्ट्रिया के लोगों को इटली की भाषा आती है क्या, नहीं आती, पर फिर भी उनको इटली पे कब्जा क्यों दे दिया। रूस के लोगों को पोलैंड की भाषा आती है क्या, पोलैंड के 3 टुकड़े क्यों करे। असलियत में तो आपका स्वार्थ था ना, अपने स्वार्थ के कारण करे। यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ चीज नहीं समझ में आए तो बाद में पूछ सकते हो बेटा।